राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। और आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। इतना सही है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। फटाफट टॉपिक पाते हैं। टॉपिक कौन सा देखो। तो ये रहा आपका चैप्टर। शुरू करते हैं डायरेक्ट। आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, धातुओं के उस गुण को क्या बोलते हैं जिसमें उनको पीट कर उनकी पतली चादर बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं अघात वज्रता। ठीक है, सोना चांदी की सबसे अधिक होती है, इसलिए इनके आभूषण बनाए जा सकते हैं आराम से। ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि धातु के उस गुण को क्या बोलते हैं जिससे उनको पीट कर उनकी पतली चादर, कूट कूट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सके। अघात वर्धिता। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके सामने, तन्यता, वो और भी ऑप्शन आएंगे। ठीक है, 1 ग्राम सोने का 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, ठीक है। ये वैसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगला ये है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। इनकी तुलना में लीड तथा मरकरी ऊष्मा के कुछ अलग है। आप बस अभी इसको ध्यान रखो। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक है, इसलिए आपने देखा होगा रेलवे में जो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती हैं, लोकोमोटिव, उनके ऊपर जो वायर आपको दिखता है वो कॉपर का होता है। ठीक है। सिल्वर वैसे ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन मतलब वो रिएक्टिव है, लेकिन इसका यूज़ इसलिए नहीं करते। एक तो ये महंगा पड़ता है, दूसरा इसकी चोरी वगैरह हो सकती है। इसलिए कॉपर का भी सिल्वर के काफ़ी नज़दीकी होता है, मतलब जो चालक ऊष्मा, वो विद्युत के और ऊष्मा के दोनों चालक। ठीक है, इसलिए कॉपर का यूज़ कर लेते हैं। ये आप पीवीसी की फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड काम आएगी। बाकी कुछ मत देखना इस लाइन में, आपको क्यों लिए देखना है। वीडियो को पॉज कर लेना, बहुत आपको एकदम फास्ट फास्ट लगे तो सब कुछ, ठीक है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर, कहने मतलब नॉर्मल टेम्परेचर भी लिक्विड, मतलब लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। मतलब लिक्विड अवस्था को हिंदी में क्या बोलना, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो मरकरी द्रव अवस्था में मिलेगी कमरे के अंदर, कमरे के टेम्परेचर पर। ठीक है। इसके अलावा धातुओं को गलनांक अधिक होता है, धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, समझ लो इस चीज़ को। गैलियम और सीजियम दो धातुएं हैं जिनका गलनांक कम होता है और कम टेम्परेचर पे भी गल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा भी हुआ है, यदि आप इन दोनों धातुओं को अपने हथेली पर रखोगे देन ये मेल्ट होती जाएंगी नॉर्मल टेम्परेचर पे भी। तो ऐसी दो धातुएं कौन कौन सी हैं? गैलियम और सीजियम। इसके अलावा हीरा कार्बन का एक रूप है। बाद में अपन आगे पढ़ेंगे तो हीरे की संरचना कौन सी होती है, चतुष्फली होती है, तो फिर और कौन सी होती है, वो सारी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन अभी बस इतना याद रख लो। इसके बाद में कार्बन का एक अपर रूप ग्रेफाइट भी है, जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट पता है क्या है? इसका यूज अपने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं ना ट्रेन के, उसके ऊपर जहाँ से एक ऊपर तार जाता है पटरी के ऊपर से, और वहाँ से जो लाइट आती है नीचे, बिजली ली जाती है लोकोमोटिव के अंदर, तो उसमें जो पेंटोग्राफ होता है, पेंटोग्राफ के ऊपर जो बिजली ओवरहेड लाइन से पेंटोग्राफ के थ्रू लाइट अंदर आती है ना, वो ग्रेफाइट ही लेके आता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लुब्रिकेंट का नेचर पाया जाता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं, घिसता नहीं है जल्दी ये। ये देखो क्षारीय धातु हैं कुछ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत मुलायम होती है, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से आराम से काट दिया जा सकता है? तो ऑप्शन आपने ज़्यादातर इसका आंसर सोडियम सोडियम पढ़ा होगा, लेकिन आंसर ये भी है इनका, लिथियम और पोटेशियम भी ऑप्शन में है, ध्यान रखना। लिथियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम को भी, पोटेशियम को। इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं। घनत्व का मतलब देखो, एक होता है घनत्व, एक होता है आयतन। आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, मैं आपको दूर करता हूँ। देखो घनत्व क्या होता है, मेरे हाथ में एक रुई है, खुली हुई रुई, ये रखी है यूँ, ये बहुत ज़्यादा जगह घेर ली इसने। अब मैं इसको यूँ कंप्रेस कर दूंगा, तो रुई के जितने भी छोटे छोटे कण हैं वो पास आ जाएंगे, छोटी एकदम टाइट हो जाएगी, छोटी खट्टी हो जाएगी एकदम। तो जो टाइट हो गई ना एकदम, देन उसका घनत्व बढ़ गया। इसमें क्या, जो अणु इसके जो होते हैं ना, परमाणु, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, टाइट। लोहे की बॉल होती है, एक रबड़ की बॉल होती है। तो लोहे की बॉल, अगर जिस चीज़ का घनत्व जितना ज़्यादा होगा ना, उसमें वजन भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, इतना समझ लो आप इसको। इसके अलावा देखो, इसमें थोड़े थोड़े से बीच बीच में हम हमको याद कराने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं कि ताकि हमने जो पीछे पढ़ा है वो भूले नहीं हम। तो ये देखो लाइन आप, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? अब वो था मरकरी, पारा, मतलब जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये रहा देखो, मरकरी को छोड़कर। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आपको मैंने बताया था कौन सी धातु, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों हैं। ऊष्मा की कुचालक धातुएं होती हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, कौन होता है? चांदी और तांबा, आपको मैंने बताया था। ठीक है, आपको पिछले चैप्टर में मैंने एक चीज़ बताई थी, देखो
लास्ट वीडियो में देखना आप कि जब मैग्नीशियम जलता है तो कौन सी लो के साथ जलता है, सफ़ेद ज्वाला के साथ, और सफ़ेद रंग का पाउडर ही बनाता है लास्ट में। वो जलने के बाद जो पाउडर जैसा बचता है ना, राख टाइप का, तो वो भी सफ़ेद ही होता है और सफ़ेद लो के साथ ही जलता है मैग्नीशियम, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखो ये आपको एक सारणी दिखाऊंगा मैं, जो जिसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उन सब की एक सारणी है, वो आप याद कर लेना, आपके एग्जाम में 100% आएगा उनमें से एक प्रश्न, ठीक है। अभी के लिए आप याद कर लो सोडियम, ये वही सोडियम जिसको चाकू से आराम से काटा जा सकता है। हवा आप उसको खुला रखोगे देन वो मेल्ट हो जाएगा, हवा से में उड़ जाएगा, जल जल भी सकता है वो, ठीक है। अगर ज़्यादा ही खुले में रख दिया तो रूम में रखोगे तो मेल्ट हो जाएगा, और एकदम खुले में रखोगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और जलना शुरू कर देगा, ठीक है। इसलिए इसी को कैरोसिन में डुबो के भी रखते हैं, इसको आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। इसको चेंज करते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ध्यान रखना। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस। आपसे पूछेगा एक सवाल। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस देती हैं, और धातुएं उसके साथ में क्या बोलते हैं, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके कौन सी गैस देंगी? हाइड्रोजन गैस देंगी, ध्यान रखना। ये देखो एक्वा रेजिया, आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा इसको। इसको रोयल जल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इसका अनुपात क्या होता है? 3:1। 3:1 में 3 क्या होता है? HCl होता है, और एक क्या होता है? HNO3। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, जो बैटरियों का पानी होता है। इसमें से क्या क्षमता होती है? इसकी क्षमता देख लो, ये सोने को, चांदी को, इनको गला सकता है, ठीक है। इसमें इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। प्लेटिनम को भी गला सकता है और गोल्ड को भी गला सकता है ये, ठीक है। ध्यान रखना। एक इसमें आपके आएगा रॉयल वाटर का अनुपात बताइए, 3:1, लेकिन 3 इसमें क्या होता है? HCl। आप इसको ऐसे याद कर लो, 3 3 इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, HCl 3, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो इसको आप। नेक्स्ट, ये सारणी का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको कैसे भी याद कर लो भाई, ये आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊँ ऑप्शन में कैसे देगा, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। निम्नलिखित में से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? हो सकता है ये वाले 4 ऑप्शन दे दे आपको, तो आपको पता होगा लीड सबसे कम होगी। हो सकता है ये वाले 4 दे दे आपको, इसमें मैग्नीशियम सबसे कम होगी। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? पोटेशियम, फिर सोडियम, ऐसे करके सबसे कम गोल्ड। अब आप सोचोगे यार गोल्ड सबसे कम क्यों है? देखो आपने ज़मीन में गड़े हुए खजानों के बारे में सुना होगा, उसमें गोल्ड निकलता है तो एकदम चमकदार पीले कलर का निकलता है, लेकिन ज़मीन में से गड़ा हुआ अगर लोहा निकलेगा ना, आयरन, तो जंग लगा हुआ निकलेगा, क्योंकि ये अभिक्रियाशील ज़्यादा होता है, ये इसमें जंग लग जाती है। तो इसमें जंग नहीं लगती क्योंकि कम अभिक्रियाशील होता है। इसको ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसको अगर तुम खुले में भी रखोगे ना, देन ये उसमें भी ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा पूरा, आग लग जाएगी इसमें। लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता। गोल्ड तो ज़मीन में गड़ा होता है ना, तो भी मतलब काफ़ी दिनों तक क्या, आप इसको हज़ारों साल के बाद भी निकालो तो गोल्ड आपको पीले कलर का ही निकलेगा। लेकिन हज़ारों साल छोड़ो, इस लोहे को, एल्युमिनियम को, इनको आप 2 साल, 1 साल, 6 महीने के लिए रखोगे, देन वो तब भी जंग खा जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनका सीक्वेंस याद कर लो, कैसे भी ट्रिक बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। ये सबसे अधिक ऊपर ही ऊपर जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर ये घटता हुआ क्रम लास्ट लट में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। अब तुम कन्फ्यूज मत हो ना, अभिक्रियाशील क्या होता है ना, किस तरीके से, इतना समझ लो, जो हवा के साथ अभिक्रिया करके जल्दी ख़राब होगा, ठीक है, जल्दी ख़राब होगा, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। वो ख़राब ही तब होगा, अपनी अवस्था को चेंज ही तब करेगा जब वो अधिक जल्दी रिएक्ट करेगा हवा के साथ, पानी के साथ। और जो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में फिर से यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिमाइंडर है कि सोडियम को कैरोसिन में डुबो के क्यों रख देते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हवा में जल जाता है, या फिर जल्दी अभिक्रिया कर लेता है उससे, ठीक है। ये आपको बाद में बताऊँगा मैं। इसके अलावा इस पेज में कुछ भी नहीं है। ये रहा एक लाइन, देखो जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था का मतलब वो जैसी हैं वैसी की वैसी रहती हैं, कहने का मतलब सोना सबसे कम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो पीले रंग का है तो पीला ही मिलेगा आपको, उसको आप 1000 साल बाद में निकालोगे तो, ठीक है। उदाहरण के लिए गोल्ड, देखो उसमें दे भी रखा है, गोल्ड, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये जैसे हैं वैसे के वैसे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनको हमको प्योरीफाई करना पड़ता है। देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो सबसे नीचे है सोना, ओरम, ये चांदी, कॉपर, ठीक है, लेड, सोना, ये लोहा, फेरम,
जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। याद कर लेना इसको, ठीक है। ये आपको ये प्राकृतिक अवस्था में जो मिलते हैं ये दो, चांदी और सोना। कार्बन के कार्बन के उपयोग से अपचयन करते हैं जी, ये धातु है। और विद्युत अपघटन से जिनको निकाला जाता है वो ये धातु है। एक ऑप्शन में आपके ये भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना, 1 2 3 4, निम्नलिखित में से किस धातु को कार्बन के अपचयन से प्राप्त किया जाता है। तो ये 4 धातु। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त होती है, मतलब जैसी है वैसी वैसे निकाली जा सकती है। तो सोना और चांदी, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, ये रहा। इसके अलावा सिल्वर का वायु में उपस्थित, हाँ ये देखो, संचारण किसे कहते हैं। कोई वस्तु काफ़ी दिनों तक रखी रहती है तो हवा के साथ में, नमी के साथ में रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके वो ख़राब होती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लेयर बनती है, फिर वो ख़राब होती जाती है। सोने के ऊपर नहीं, लोहे के ऊपर जंग लगती है, संचारण का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है, संचारण का उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरे कलर की परत चढ़ती है, संचारण का भी वो मतलब उदाहरण है। रोटी रखी रखी ख़राब हो जाती है, फूल जाती है, वो सब इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो देखो आप पढ़ो, खुली हवा में कुछ दिन पे छोड़ने पर सिल्वर की जैसी धातुएं काली हो जाती हैं। काली होती है, वो किस चीज़ की परत बनती है, वो काली काली जो चांदी के ऊपर जो परत बनती है वो किस चीज़ की बनती है, सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है, ध्यान रखना। सिल्वर सल्फाइड की परत बनती है चांदी के ऊपर। और कॉपर के ऊपर कौन सी बनती है, तांबे के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत बनती है, वो हरे कलर की होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन से कलर की परत बनती है, हरे कलर की। इसके अलावा और क्या आपके लिए, हीरा, लोहे और इस्पात मतलब स्टील, लोहे और स्टील को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, मतलब जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक की लेप की जाती है। तो वो इजी क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो ठीक है, ध्यान रखना। जस्ते या जिंक की पतली सी परत चढ़ाई जाती है, इस परत को यशद लेपन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा, यशद लेपन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तुम इसको जिंक या जस्ता लिख देना इसमें, ठीक है, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होती है लोहे से और स्टील से, इसलिए ये उनकी रक्षा कर लेती है, जंग वंग नहीं लगती इसमें फिर, ठीक है। ये थोड़ा सा बीच में वैसे आते नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप इसको देख लो कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, ठीक है। और लेकिन आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट पूरा यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो बहुत मुलायम होता है, तो उससे वो बन नहीं पाते हैं। इसलिए इसमें 2 भाग, 24 में से 22 भाग तो सोना होता है और 2 भाग चांदी या तांबा मिला दिया जाता है उसके अंदर। कभी कि आपने गांव में सुना होगा ना कि भाई मेरे पास 24 कैरेट का सोना है, या आभूषण जो बने हुए ना, मेरा हार गले का ये 24 कैरेट का है, लेकिन वो 24 कैरेट का होता नहीं है, वो कहने की बातें होती हैं। वो 22 कैरेट का ही होता है, वो 24 कैरेट का जो होता है उसका तो आभूषण बन ही नहीं सकते, ठीक है। ज्वेलरीज की बात कर रहे हैं हम। अब इसमें देखो, सीसा व टिन, ये शोल्डर धातु है, मिश्र शोल्डर धातु, इनका उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। विद्युत तारों को जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग होती है उसमें सीसा व टिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसको याद कर लो, ये इनके रासायनिक नाम है, प्लीज़ इनको याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, सभी अधातुएं, लेकिन ये ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। मैंने आपको बताया था रेलवे के अंदर लोकोमोटिव, तो मैंने आपको बताया था ना, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती है। तो आपने देखा होगा या फिर सुना नहीं होगा तो आप सुन भी लो। रेलवे के अंदर जो लोकोमोटिव होते हैं ना, इलेक्ट्रिक, जो ओवरहेड लाइन से लाइट लेते हैं और फिर वो लोकोमोटिव के अंदर भेजते हैं, तो जो पेंटोग्राफ होता है ना उसमें ग्रेफाइट का यूज़ होता है। इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि एक तो ये अच्छा सुचालक होता है, एक इसमें लुब्रिकेंट का गुण भी पाया जाता है, तो घिसता नहीं है जल्दी ये, और स्पार्किंग भी नहीं करता ये, ठीक है, इसलिए होता है ऐसा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में, पेपर ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस भी हैं जो आपको रिवीजन के लिए हैं, कि लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, आपको पता है, और इसको यशद लेपन कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं, आपको मैंने बताया था, ठीक है। इसके अलावा ऐसी कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ जल्दी बिक्री कर लेती है, नहीं सॉरी यार, मैं तो गलती पढ़ रहा हूँ आज, जुकाम की पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सुनो आप इसको पढ़ो, ठीक है, आप अभी इस पे ध्यान दो। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, यह यौगिक जल में विलय है, उस तत्व को कौन सा तत्व हो सकता है, सिलिकॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। आपके फ़ोन में दिख रहा है तो आप याद कर लेना। एनसीईआरटी से लैंग्वेज भी चेंज नहीं करता, वो डायरेक्ट पूछ लेता है।
इसके अलावा ये किसी ने खाद के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है? खाद्य पदार्थ मतलब पैकिंग फूड जो आपके आते हैं, उनके डब्बे जो होते हैं, लोहे के डब्बे या फिर जो भी पैकेट होते हैं, उन पर जिंक का लेप क्यों नहीं करते? हम अभी हमने पढ़ा था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है। फिर इनको क्यों, इस पर क्यों नहीं करते? इस पे भी जिंक का प्रयोग कर देना चाहिए खाद्य पदार्थों के डब्बों पर। ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये टिन है ना, जिंक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, इसलिए और लंबे समय तक ख़राब नहीं होता ये। तो अब आपको समझ में आ गया होगा टिन क्या करता है, जिंक की मुकाबले में ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रख लेता है डब्बों को, और डब्बे के अंदर रखा जो सामान वो ख़राब नहीं होता, इसलिए टिन का उपयोग करते हैं उसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार, आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट सी लाइन है कुछ, प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण के लिए किया जाता है, वो तो पता ही है अपन को। ठीक है, छोड़ो इसको, ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये था भाई आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और वीडियो क्या यार, मुझे जितना समझ में आता है उतना मैं आपको समझा पा रहा हूँ। कुछ भी मिस्टेक और कुछ कमियाँ आपको लगती हों वो आप कहीं और से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहना। मेरा काम केवल आपको एनसीईआरटी में जो हाईलाइटेड लाइन है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, जितना मैंने पढ़ा है वो बताना है। मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, इसमें कुछ भी गलती हुई उसके लिए सॉरी पहले से। मैंने कोशिश करी है आपको जो किताब के सामने जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ के आप लोगों को बता दूँ। बाकी इसके अलावा कुछ भी दिक्कत या फिर छोटी मोटी गलतियाँ होंगी उसके लिए सॉरी। आप जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए, रिवीजन के लिए मेरी वीडियो देख लो। मोटा मोटी खाना खाते टाइम 2x कर लो, 1.5x कर लो। वैसे तो मैं खुद बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आपको देखना है तो इसको देख सकते हैं। कमेंट्स में लिख दिया करो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू लिख दिया करो। अच्छा नहीं लगता है, कोई सजेशन देना होता है तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हो। मैं अगली वीडियोज़ में उस गलती को ठीक कर लूँगा और आपकी बात मानूंगा। ठीक है, राम राम, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।